आप जानते हैं मैंने जुलाना में कितना काम किया हुआ है। आप किस फील्ड के डॉक्टर हैं? भाजपा के लिए आपने क्या किया? भाजपा आपको टिकट क्यों दे? उनके पूरे गुरुकुल पे आपके ही परिवार का कब्जा है, आपके ही परिवार के कांग्रेस की टिकट भी मांग रहे हैं, भाजपा भी आपकी, कांग्रेस भी आपकी। वो पंचायत का मेंबर भी बनने के लायक नहीं है। तालाब के ऊपर बड़ के पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे थे। वो बिल्कुल सही बात है। 2005 में जो प्रदेश में हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी, जुलाना में पहला, हरियाणा का पहला कॉलेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जुबान से जुलाना निकला। जब बात जमीन के ट्रांसफर की आई, सोसाइटी, जनता सोसाइटी के आप प्रधान थे, आपके साइन होने थे, तहसीलदार आपको फोन किए गए, आप 2-3 बार आए नहीं। और राइस मिल वाला विवाद भी कहीं ना कहीं आपके। सम्मानित नागरिकगण, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। हरियाणा विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 4 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और उसके बाद हरियाणा में नई सरकार का गठन हो जाएगा। चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, इनेलो, बसपा गठबंधन समेत सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होने जा रही है। अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने के लिए बहुत से नेता क्षेत्र में पसीना बहाने के साथ साथ टिकट के लिए आकाओं के दरवाजे भी खटखटा रहे हैं। किस पार्टी का कौन उम्मीदवार होगा यह जल्द ही सामने आ जाएगा। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जुलाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर दावा ठोक रहे डॉक्टर समुद्र सिंह लाठर से। डॉक्टर समुद्र लाठर जी, नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। 5 साल बाद मिले हैं। हाँ, 5 साल बाद मिले हैं। 5 साल तक आप अपनी पत्रकारिता में लगे रहे, अपने काम धंधों में लगे रहे। उसके बाद जब समाज में एक लड़ाई लड़ने का समय आया तो उसमें हम सबसे पहले इस मैदान में उतरे। डॉक्टर साहब, 5 साल मिलने का मतलब ये है कि काफी राजनेता 5 साल तक फील्ड में रहते हैं। आप 5 साल फील्ड में दिखाई नहीं देते, चुनाव आता आप मैदान में आ जाते हो। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं आपको इसी विषय में बताना चाहता हूँ कि मैं समाज में रहता हूँ, चुनावी रणनीति में 5 साल नहीं रहता। और मैं इन 5 सालों के दौरान आपको अनेक संस्थाएं गिनवा सकता हूं जिन संस्थाओं में मैं गया हूं। लेकिन मैं कभी भी ज्यादा लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं करता। मैं कभी ज्यादा अपने काम का प्रचार नहीं करता। मैं सिर्फ सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा व्यक्ति हूँ, सामाजिक संस्थाओं में जाता हूँ। आपको लगता है मैं 5 साल के बाद मिला हूँ, लेकिन 5 साल में मैंने राजस्थान के अंदर, अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैंने हरियाणा की अनेक संस्थाओं में, अनेक ऐसी संस्थाएं जिनको मैं अगर गिनवाने लग जाऊंगा तो आपका सारा इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ये नहीं कह पाओगे। डॉक्टर साहब, आप राजस्थान की बात करो, हरियाणा की बात करो, चंडीगढ़ की बात करो, आप जुलाना की बात कीजिए। जुलाना में 5 साल में कितने सक्रिय रहे? जुलाना की तो मैं शुरू से ही सक्रिय हूँ। जुलाना में जितनी भी संस्थाएं हैं, हर संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ। उसके बनाने में, उसको उठाने में, उसको शुरुआत करने में और उसको यहाँ तक पहुंचाने में। मैंने, आप तो जुलाना के रहने वाले भी हैं और एक पत्रकार भी हैं और अच्छे बड़े अखबार के पत्रकार हैं। आप जानते हैं मैंने जुलाना में कितना काम किया हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं आपको गिनवाऊं तो आपके लिए तो नहीं मैं, लेकिन लोगों के लिए मैं बता दूं, कॉलेज का निर्माण आपको पता है। साहब, उसी पे आएंगे। आपकी जो आपसे 20 साल छोटे हैं या आपसे 20 साल बड़े हैं, वो लोग, वो युवा तो आपको जानते होंगे जरूर। मैं जो आपको नहीं जानते, खासकर युवा पीढ़ी है जो 25 साल से के आसपास, 30 साल के आसपास की जो युवा पीढ़ी है, वो पहले के बजाय आपको कम जानती है। जो हमारा एनालिसिस है, डॉक्टर समुद्र सिंह लाठर, पहले तो फाटक यही पूछना चाहेंगे, आपकी ही पार्टी में कई डॉक्टर हैं। डॉक्टर आपका ही नाम लेते हैं, डॉक्टर समुद्र लाठर हैं, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हैं, डॉक्टर संजय शर्मा आगे हैं, डॉक्टर पुष्पा तायल हैं। आप किस फील्ड के डॉक्टर हैं? शिक्षा, चिकित्सा, वैज्ञानिक या पशु चिकित्सक? मैं पशु चिकित्सक रहा हूँ और मैंने 10-12 साल नौकरी भी की है। उसके बाद मैंने अपनी जॉब को रिजाइन करके मैं अपने व्यवसायिक क्षेत्र में चला गया था। और जिस दिन मैंने व्यवसायिक क्षेत्र शुरू किया, उसी दिन मैंने सामाजिक क्षेत्र में अपना काम शुरू कर दिया था। ये साल रहा होगा मेरे ख्याल में 80 या 85 का। हाँ, 82 की बात है। जानने की जहाँ तक बात है, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिस संस्था के अंदर 20, 30, 50 किलोमीटर तक के लोग जो संस्था में आते हैं वो मुझे नहीं जानते हो। मैं एक बात से परहेज रखता हूँ कि मैं संस्थाओं में जो काम किया है, जो संस्थाओं में जो लेन देन हुआ है, उसको मैं चुनाव की उससे नहीं जोड़ना चाहता। क्योंकि समाज का काम करना
उसके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए कोई प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए हाईलाइट होने की आवश्यकता नहीं होती। समाज का काम समाज में जाओ करो और अपने घर चले जाओ, आपने उसको प्रस्तुत नहीं करना होता है। ये राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर शोरगुल, चुनाव प्रचार, अपने बारे में व्याख्या करना, ये करना वो करना, ये इसमें लगा रहता है। आप उन लेकिन आप तो पिछले 25 साल से विधानसभा में जाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, जहां तक मुझे याद है। नहीं, 25 नहीं, बिल्कुल 25 साल हो गए। तो आपने जो है 96 में निर्दलीय चुनाव लड़ा। मैं निर्दलीय चुनाव भी इसीलिए लड़ा था उस टाइम पर, आज भी मैं इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव लड़ने का मेरा मकसद है, चुनाव में जिस किस्म के लोग आ रहे हैं वो अपना काम करके निकल जाते हैं, 5 साल के बाद दूसरा आ जाता है। जब लोग उसको चुनते हैं तो फिर उसको 5 साल बदलने के लिए लोग तैयार रहते हैं। मैं ऐसी प्रक्रिया सेट करना चाहता हूं कि जो यहाँ पे चुनाव लड़ा जाए तो ऐसे लोग हों, उसी व्यक्ति को बार बार चुने, क्योंकि जो समाज के लिए जिए ना वो लोग इसमें आने चाहिए। अगर हमारे जैसे लोग इसमें नहीं आएंगे तो ये उन्हीं के लिए मैदान खाली हो जाएगा जो अपने आप को ये कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा कलाकार हूँ, राजनीतिकार हूँ। आप ये समझो राजनीति की परिभाषा क्या होगी है। जब आदमी एक दूसरे से बात करता है तो वो कहता है भाई साफ बात करना, राजनीति मत करना मेरे साथ, क्योंकि राजनीति का मतलब ये हो गया है कि छोटी बात करना, झूठ बोलना, झूठे वायदे करना, किसी की बात को पूरा ना करना, उसका नाम राजनीति हो गया। उससे राजनीति को हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि काम करो समाज के लिए। आप 2 लाख आदमियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो और काम आप अपना कर रहे हो और अपने लिए कमा रहे हो और अपने लिए खा रहे हो, तो क्या करोगे? वो कहाँ जाएंगे जो जिन गरीब आदमियों का आपने वोट लिया है, जिनका आपने स्टेजों पर चढ़ के कमिटमेंटें करी हैं कि भाई मैं आपके लिए काम करूंगा और आपके लिए मैं आया हूँ, और उसी दिन से चुनाव जीतते अपने लिए शुरू हो जाते हैं और उनको भूल जाते हैं। हमारे जनता के लिए राजनीति में आए हो, हाँ, टिकट भाजपा की मांग रहे हो, भाजपा के लिए आपने क्या किया? भाजपा आपको टिकट क्यों दे? भाजपा के लिए मैंने ये किया, जिस दिन ये पार्टी बनी थी मैं 1982 से भाजपा के लिए काम करता आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कारगिल में लेकिन 96 में आपने भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा? नहीं, 96 में भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। 96 में भाजपा या चुनाव ही नहीं लड़ती थी, 2 सीटों पर चुनाव होता था, बाकी तो भाजपा को कोई टिकटें लेने वाला नहीं था, कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं था। निर्दलीय चुनाव लड़ना भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं था, क्योंकि भाजपा का यहाँ क्षेत्र नहीं था, इसलिए भाजपा टिकट नहीं ले सकते थे। रही बात इस बात की, आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन किया था कारगिल में जितने शहीद हुए थे, बिल्कुल ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली में मैंने फंक्शन किया, सबको 1-1 लाख रुपए चेक दिए गए थे। वो सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज मैंने किया था, और उसके अंदर अडवाणी जी और हमारे उस टाइम के जो बीजेपी के अटल जी जो मुख्य होते थे वो भी आए थे, और सबको 1-1 लाख रुपए चेक दिए गए थे। कारगिल पूरे हिंदुस्तान में आदमी इकट्ठे किए गए थे, वो कारगिल के शहीदों को दिया गया था। इसी तरीके से जब भी पार्टी को मेरी आवश्यकता रही है 2019 के अंदर, जितना यहाँ जींद क्षेत्र के अंदर काम किया गया, उस काम के करने के लिए सारे अखबार, सारा मीडिया, सारा खर्चा मेरे जिम्मे था। 19 के चुनाव की बात 19 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। लेकिन उस टाइम मेरे को, मैं 2014 से टिकट मांगी थी, उस टाइम पे एक आदमी को ऐसे वो टिकट दे दी गई जिसके 12,000 वोट ही आए थे, 12,000 से आ रहे नहीं था, 12,000 वोट आए थे, वो कांग्रेस में डाल लिया। 19 में इनेलो से एक आदमी को ले आए, उस आदमी के 25,000 से आ रहा है, वो भी कांग्रेस में चला गया। ये तो पार्टी इतने दिन लगा रही है ना, मैंने थोड़े लगाए, मैं तो 2014 से सीधा है कि पार्टी टिकट वितरण में चूक कर रही है, उसका खमियाजा जुआना भुगत रहा। पार्टी टिकट वितरण में तो ये कर रही है, 79 लोकसभा जीती थी और 40 पे हारी, 40 पे जीती। 79 से 40 पाने का मतलब है 50% सीटें हार गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? टिकट वितरण ठीक नहीं हुआ। नहीं था। और मैं तो बिल्कुल साफ और चौड़े में कह रहा हूँ, अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं को और अनुभवी लोगों को और जो समाज के लिए काम करने वाले लोग अगर छांट लेते तो 60% सीट थी 2019 के अंदर भी। तो ये दावा मानते हो कि जुलाना में टिकट का सबसे बड़ा दावा आपका भाजपा इसी आधार पे बढ़े? मेरा तो एक ही आधार है, मैं समाज के लिए काम करता हूँ, समाज के लिए काम करता रहूंगा, ना मुझे उसमें कोई पद की जरूरत पड़ती। मैं जिस भी संस्था में गया हूँ, उन संस्थाओं ने मुझे हेड भी बनाने के लिए पेश किया है, वहां पर मुख्य आदमी भी बनाने के लिए, प्रधान कह लो, चेयरमैन कह लो बनाने के लिए, पर मैंने किसी संस्था के अंदर आज तक पद नहीं लिया। मैं गौशाला का 25 साल प्रधान रहा, उसका भी मैं खुद रिजाइन करके गया हूँ, क्योंकि मैं ना तो वहां चुनाव चाहता था और ना मैं वहां कंट्रोवर्सी चाहता था, और ना किसी ने मेरे को ये कहा रिजाइन करने के लिए। मैंने कहा दूसरे आदमी को मौका दे दो, मैं खुद ही चला गया। अदरवाइज गुरुकुल में मैं 10 साल प्रधान रहा, वहां भी मैं खुद रिजाइन करके गया था। किसी ने मेरे को तो कुरुक्षेत्र गुरुकुल के अंदर भी प्रधान बना रहे थे। गुरुकुल की बात करें ना, पहले मैं शादीपुर गुरुकुल की बात कर रहा हूँ, जो लड़कियों का गुरुकुल है।
और मैं तो जो कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है उसके अंदर 30 साल काम किया। नहीं, शादीपुर गुरुकुल जुलाना क्षेत्र का प्रमुख गुरुकुल है। हाँ, प्रमुख उसमें आप 10 साल आज 12 एकड़ जमीन मोल लेके और बड़ा भवन बना दिया गया है। वहाँ डिग्री कॉलेज चालू हो गया, बीएड क्लासेस चालू है और सारा मैं तो यहाँ तक कह के चला जाता था, मैं बताना नहीं चाहता भाई, तुम पूरा इकट्ठा कर लो, मुझे बता देना क्या इकट्ठा है, उतना है मेरे से ले लियो। लेकिन आज भी काफी लोग कहते हैं कि गुरुकुल की कार्यकारिणी में, यानी कि पूरे गुरुकुल पे आपके ही परिवार का कब्जा है। इसको कब्जा नहीं कर सकते आप। समाज की संस्थाएं चलाना कब्जा नहीं होता। कब्जा जब होता है उसका दुरुपयोग करना, उसमें अपने आदमी लगाना, अपने लोगों की अपॉइंटमेंट। यही तो बात है ना, उसके सदस्य कोई लोग बनना चाह रहे हैं, आपने ऐसे नियम बना दिए, आपके परिवार के जो पदाधिकारी आरोप हैं जिस तरह के फील्ड में से आए हुए हैं, दूसरे लोग मेंबर नहीं बन पा रहे। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं तो उसमें था 20 साल पहले, ठीक है। उसके बाद मैं तो जाता हूं और वहां पर जो देना होता है वो दे देता हूँ। वार्षिक फंक्शन में जाता हूँ, फंक्शन में जाता हूँ, मैं वैसे नहीं जाता हूँ। रही परिवार के लोगों की जो आप बात कर रहे हो, मेरे सामने ये बात आज तक नहीं आई है जो आपने की है, और ना मैं इस तरह की पद्धति को फॉलो करता हूँ और ना इसको पसंद करता हूँ। संस्था समाज की होती है, व्यक्ति की नहीं होती। और संस्था के अंदर जब कोई ये चाहे, वो पद उन्होंने छोड़ा था, उनसे चली नहीं तो दोबारा लोग लेके आए हैं। मेरे जो बड़े भाई वहाँ के प्रधान हैं। अब आप कह रहे हो कि भाई कब्जा किस बात का है? अगर चलाने के लिए जनता का सवाल है, जनता का सवाल तो ठीक है, जनता तो कोई गलत सवाल नहीं करती, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ इस तरह का कोई वह प्रक्रिया नहीं है और कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट नहीं है। कोई मेरे परिवार का आदमी वहां नौकरी नहीं करता, कोई मेरा रिश्तेदार वहां नौकरी नहीं करता। कब्जा किस बात का? समाज की संस्था समाज के पैसे से चलती है, समाज के लिए, और मैं चाहता हूँ समाज के लिए चले। जनता के सवाल का आपने जवाब दिया गुरुकुल के सिलसिले में। आप भाजपा की टिकट मांग रहे हैं, भाजपा में आपका परिवार, पूरा परिवार जुलाना में जो परिवार रह रहा है उसमें ही 2-3 आपके ही परिवार के कांग्रेस की टिकट भी मांग रहे हैं, भाजपा भी आपकी, कांग्रेस भी आपकी, ये जनता जानती है, उसका क्या जवाब? देखिए, मैं आप परिवार, मेरे लाठर परिवार की बात करते हो तो मैं तो अलग बात करता हूँ। तो 8 गाँव है, वो बड़ा परिवार है आपका। परिवार जो जुलाना का, जिसे पूरे जुलाना में मासिंग का परिवार जिसे माना जाता है, मासिंग लाठर का परिवार। मेरे परिवार में आप नाम बताओ, कोई भी आदमी कांग्रेस की टिकट मांग रहा हो तो मैं अभी बता दो मेरे को, कोई भी अगर टिकट मांग रहा तो। एक नाम तो मुझे याद है, वेदपाल प्रधान जी हैं आपके, क्या भाई? वेदपाल प्रधान जी मेरे परिवार में नहीं आते, 7 पीढ़ी दूर आते हैं, ठीक है। और वेदपाल प्रधान जी चुनाव को छोड़ो, वो पंचायत का मेंबर भी बनने के लायक नहीं है। और उसकी जो एक्टिविटी है वो उसको जाना है। ये आप एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई रिटायर्ड टीचर है या कोई आपके परिवार से? आजाद सिंह प्रिंसिपल है, हाँ, लेकिन वो तो कांग्रेस में से करी हो? नहीं, वो कोई टिकट नहीं मांग रहा, कांग्रेस में से करी है। लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उन्होंने, बताता हूँ उसकी वीरेंद्र सिंह जी से शुरू से ही अपना एक पर्सनल वीरेंद्र सिंह जी आना जाना है। और वीरेंद्र सिंह जब भाजपा में थे तो वो भाजपा में, मैं भी उनके साथ खड़ा था जी। वो कांग्रेस में उनका पर्सनल रिलेशन है, लेकिन ना वो कोई टिकट मांग रहा, ना मेरे परिवार से कोई टिकट मांग रहा। और पूछो ना तो जुलाना गांव 20,000 की आबादी का गांव है, जुलाना गांव में से कोई टिकट नहीं मांग रहा। ये आपने मेरा सवाल अपने मुंह से रख दिया। वो ये सवाल तो काफी आएगा ये बाद में, लेकिन अभी उसी बात पे आइए कि आपको जो जुलाना और टिकट, ठीक है, भाजपा में देनी है, जुलाना आपको वोट दे क्यों? क्योंकि साथ में ही आज 50 उम्मीदवार सभी पार्टियों को मान के चले, वो फील्ड में है, आप भी फील्ड में। इन 50 में जो बेहतर हो वही जुलाना विधायक बने, और उसमें आप कितना अपने आप को सुरक्षित और खरा मानते हो? 50 उम्मीदवार हैं कांग्रेस में, बीजेपी में कोई 50 उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी में 5-7 तो हैं। बीजेपी में उम्मीदवार ये सारे 5-6 हैं और ज्यादा उम्मीदवार हैं भी नहीं, ठीक है। एक बात आप मान के चलो, जब पीछे 75 पार का नारा था तो वही कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। कुछ होते हैं प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल राजनीति करते हैं, उनको फसली बटेरे कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं है। वो जहां पर तेजी का भाव देखते हैं वहीं पर वो जाके खड़े हो जाते हैं। और व्यापार का भी ज्ञान है ना। हाँ, आज वही बात वो कांग्रेस में हो रही है कि हालांकि वो बात है नहीं, लेकिन वो जो 50% का रिजल्ट है, उनको तो ये पता तो भाजपा में तो टिकट मिलनी नहीं है, तो वो सारे कांग्रेस की तरफ भाग लिए, क्योंकि वहाँ एक वैक्यूम है, खाली जगह पड़ी है, उस पार्टी का राज नहीं है 10 साल से, इसलिए भाग लिया। तू भी भाग ले, तेरे को टिकट मिल जाएगी। लेकिन टिकट वहां किसी को भी मिले, उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात दावे से कहता हूँ, अगर भाजपा टिकट देती है तो ये जुलाना जो कभी भी बीजेपी में नहीं जीता है, ठीक है, एक लोकसभा चुनाव को छोड़ के, कौशिक जी का 2019 के चुनाव को छोड़ के, वो भी पुलवामा की वजह से, नहीं तो नहीं जीता है। लेकिन मैं इसको
बीजेपी में जीत दर्ज कराना चाहता हूं, ताकि ये हल्का आगे बढ़े। और ये अपोजिशन की राजनीति इस हल्का ये करता है शुरू से आखिर तक, और इसीलिए ये हल्का पिछड़ा हुआ है। और यहाँ जो संस्थाएं खड़ी करनी पड़ी हैं, समाज के लोगों को जोड़ के मैंने संस्थाएं खड़ी करी हैं। आधे एकड़ में गौशाला खुली थी, आज 35 एकड़ जमीन है और 5000 गाय हैं, और इलाके की प्रतिष्ठित गौशाला है। और उसको मैं नहीं कहूंगा मैंने चला भगवान में, लेकिन मैं उसका 25 साल प्रदान रहा हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से जुलाना की गौशाला है, जुलाना का गुरुकुल है, योगदान आपका कॉलेज और जो स्कूल है, जो स्कूल प्राइमरी स्कूल थे, मुझे भी याद है 90 के दशक में आपके पिता चौधरी जिले सिंह जी, बिल्कुल आपका योगदान तो था ही था। चंदे से कई कमरे स्कूलों में बनवाए थे, प्राइमरी स्कूल भी बनवाया था, वो योगदान तो रहा है। मैं स्कूल की भी आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। मैं दिल्ली से आया था और तालाब के ऊपर बड़ के पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये क्या बात है, कहते बिल्डिंग पड़ गई। तो कोई बिल्डिंग नहीं थी। मैंने गांव को इकट्ठा किया, गांव इकट्ठा करके और इनका भाई स्कूल बनाओ। तो स्कूल बनाने के लिए गांव की कमेटी बनाई गई और उसके अंदर इतना चंदा इकट्ठा हो गया कि वो स्कूल बनने के बाद हमने गर्ल्स का भी प्राइमरी विंग स्कूल अलग बना दिया, दोनों विंग प्राइमरी विंग अलग बनाए गए। और नारायण सिंह जी उस टाइम पे हिसार से एमपी होते थे, ठीक है, वो चीफ गेस्ट थे, वो उद्घाटन करके गए थे। कोई मेरा पत्थर नहीं उसके अंदर, और मैंने दोनों के अंदर जो मेरे से बन सकता था, मैं कभी अमाउंट नहीं बताता, इतना हो गया था कि एक कमरा छोड़ो 5-5 कमरे बन गए थे दोनों संस्थाओं के अंदर। और वो दोनों स्कूल आज भी कायम है, और वो बिल्डिंग समाज के लोगों द्वारा बनाई गई थी, और आज उसमें से एक ईंट नहीं हिल सकती, कोई वीडियो के थ्रू नहीं बनी वो बिल्डिंग, समाज के लोगों ने बिल्कुल वो बना रखी है, और वो मेरी आंखों के सामने बना हुआ सारा है, उसमें कोई दुराई नहीं। और उसके बाद से ही, पहले भी होगा, उसके बाद से ही आपका नाम क्षेत्र में एक समाज सेवी के रूप में उभरा था। अब बार बार कॉलेज का जिक्र कर रहे हैं, पूरी डिटेल बताइए। मैं पूरी डिटेल बताता हूँ। आधा एकड़ में तो गुरुकुल था, आज 12 एकड़ में भवन बन के पूरा विशाल गुरुकुल बन चुका है। अब बात आ जाती कॉलेज की। यहाँ कॉलेज बनाने के लिए हमने डीसी को, एमपी को, एमएलए को, सबको प्रार्थनाएं भेजी, किसी ने जुलाना के अंदर कॉलेज नहीं बनाया। और यहाँ की लड़कियां 12th पास करने के बाद रोहतक नहीं भेजते थे, जींद नहीं भेजते थे, उनकी शादी हो जाती थी, और वो बच्ची 12 साल से आगे, 12वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ पाती थी। तब मैंने एक सोसाइटी बनाई, जनता एजुकेशन सोसाइटी, मैं उसका खुद प्रेसिडेंट था, और मैंने पूरे इलाके के लोगों को उसमें लिया, खाली जुलाना के लोग नहीं थे। और जुलाना गांव इकट्ठा करके 16 एकड़ जमीन, 16 एकड़ कम नहीं होती, आज वो 85 करोड़ की 1996 की बात है। हाँ, ये 1996 की बात है। और वो बनाई और उसका हवन किया, और उसमें 70 कमरे एक दिन में दान में लिखे गए थे। उसके बाद फैसला ये आया कि उस टाइम भी 1-1.5 लाख रुपए लेक्चरर की तनख्वाह होती थी, और भाई हर महीने 30-40 लाख रुपए लोग कहाँ से देंगे। फिर हमने फैसला लिया कि भाई गवर्नमेंट से इस कॉलेज को बनवा जाए। फिर हमने चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनसे अप्रोच किया, उन्होंने नहीं बनाया, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने हुड्डा साहब से कहा, हुड्डा साहब ने कहा भाई जमीन है, बागाजी जमीन है, आप खाली बिल्डिंग बना दो। तो वो कांग्रेस के टाइम में वो कॉलेज हुड्डा साहब ने खड़ा किया, और जमीन पूरी हमने दी, और वो आज 5000 बच्चे। बिल्कुल सही बात है। 2005 में जो प्रदेश में हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनी, जुलाना में पहला, हरियाणा का पहला कॉलेज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जुबान से जुलाना निकला, वो बना, वो उसी जमीन में 16 एकड़ में बना। हाँ। उससे पहले कॉलेज की जो अपना जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल होता था, उसमें सायकालीन सत्र कॉलेज का शुरू हुआ। जब बात जमीन के ट्रांसफर की आई, सोसाइटी, जनता सोसाइटी के आप प्रधान थे, आपके साइन होने थे, उनमें कहीं ना कहीं ऐसा सवाल भी है, उस समय चर्चा भी उठी, तहसीलदार आपको फोन किए गए, आप 2-3 बार आए नहीं, फिर एसडीएम ने कुछ तरीके से फोन किया, फिर आप नाम करवा गए, ऐसा सवाल था। बिल्कुल गलत बात है। सबसे पहले मैंने गांव को इकट्ठा किया, गांव ने कहा भाई गांव ने जमीन दे रखी है, 16 एकड़ जमीन है, मैं इसको सरकार को स्थानांतरित करना चाहता हूं, मुझे गांव की परमिशन चाहिए थी। मैं अकेला उस जमीन का मालिक नहीं था, मैं सोसाइटी का प्रधान था, नाम आ चुकी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, पेपर में मलकियत मेरे पास थी, लेकिन मैं गाँव किसी पूछे बगैर कोई फैसला नहीं ले सकता था। और उसके बाद एक फोन को छोड़ो, पटवारी मेरे पास जीन गया था कि भाई कॉलेज की जमीन ट्रांसफर करना चाहते हैं, डीसी साहब ने मेरे को भेजा। मैंने कहा कल ही आ जाता हूं सुबह, और उसकी रजिस्ट्री कराओ। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज, सारी सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल जींद परचेजर बना, मैं सेलर बना, 100 रुपए स्टाम्प पे वो रजिस्ट्री हुई, और कोई भी एक फोन मेरे को दूसरा नहीं आया। ये बात मैं सहमत नहीं हूं कि मेरे को एसडीएम ने और किसी ने कहा, सिर्फ एक पटवारी गया था और उसके कहने से मैं आ गया था, और मैंने आते ही ये पुराना सवाल था, और लोगों को जवाब मिल भी जाएगा आपके इस कथन के माध्यम से।
अगला सवाल आता है कि जुलाना में बड़ा चर्चित था, आपने जुलाना में मेन रोड पे एक राइस मिल लगा था, बिजनेसमैन बड़े हैं, और राइस मिल वाला विवाद भी कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द घूमता रहा। देखिए, मैं उसके अंदर साइलेंट पार्टनर था। जिस आदमी के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट की थी वो छोड़ के भाग गया था। उसके बाद मैंने उसको बैंकों को मैंने निपटाया, सेल टैक्स को मैंने निपटाया, भाई जितने बाहर से जुलाना से बाहर के जो आदमी थे सब उनको मैंने निपटाया, सबकी पेमेंटें करी। और वो आदमी तो सिर्फ 40 लाख रुपए मंडी में देके अपना सुथरा होके चला गया। और मैंने 5 करोड़ का भुगतान उस मिल बंद होने के बाद किया अकेले ने। और वो आदमी आज तक मंडी में नहीं आया। मैंने हर वक्त उसका सामना किया और समाज का सामना किया और सारे विवाद को मैंने खत्म आगे किया। खत्म हो चुका है सारा वो? मेरी तरफ से कोई विवाद नहीं है, मेरा खत्म हो चुका है। और उसके बाद पंचायतें भी उसमें पंचायतें हुई थी ना, लेन देन के लिए बदली हुई, तो वो मेरे पर इम्पोज करना चाहते थे। अब जो आदमी जो मेरा पार्टनर था जो लेके भाग गया था, उस आदमी को अगर वो पेमेंट करता तो मैंने 5 करोड़ की पेमेंट की, 40 लाख की पेमेंट की, और उसके बावजूद वो इसलिए सुथरा बनना चाहता था, वो मैंने दे दिया। लेकिन देना तो सरकार का भी होता है, देना तो भाई अपना जो दिल्ली से जुलाना से बाहर के जो आड़ती थे उनका भी माल आता उनका भी देना है। मैंने सबका निपटाया, लेकिन वो सिर्फ 40 लाख रुपए मंडी में देके और बराबर होके चला गया। और मैंने 5 करोड़ रुपया भुगतान किया और मैंने अपनी तरफ से टोटल आपने रुपए भी दिए। उस प्रकरण से कहीं ना कहीं आपकी सामाजिक छवि पर असर नहीं पड़ा होगा? मैं सामाजिक छवि पर असर जो पड़ता है, जो मैंने पहली बात तो ये थी, मैंने किसी भी दुकान पे जाके 1 ग्राम माल नहीं खरीदा। उसी की खरीद थी, मेरी खरीदनी थी, और वही भाग गया। और भगाने वाले भी वही लोग थे जो उसके दरवाजे पे खड़े रहे, उन्हें भगा के छोड़ा। मैंने उन सबको ये कहा था कि 1-1 रुपया ये भी देगा और मैं भी साथ खड़ा हूं। लेकिन किसी जगह पे साइलेंट पार्टनर बनना, मेरे एक दिन का तो उसमें वर्किंग नहीं थी। एक दुकान से मैंने 1 ग्राम धान नहीं खरीदा था, उसमें मेरा नाम था। उस नाम के बदले में मैंने 5 करोड़ का भुगतान किया और 5 साल तक मैंने सारे सरकारी सिस्टम को भुगता। और ऑक्शन हुआ वो मिल, और फिर भी वो मिल मैंने लिया और आदमी मेरे पास ही है। आप पे हमला भी हुआ, उसका क्या कारण था? हमले का कारण ये था भाई, वो जो आदमी थे, जो मंडी के आड़ती थे, इन बदमाशों को ठेका दे दिया, ठीक है। और उस ठेके का अंजाम वो मंडी भी जानती है, लेने वाले जानते हैं, जो लेने वाले जानते हैं उनका क्या हाल हुआ, ठीक है। वो तो तीसरे दिन सरेंडर कर गए थे और तीसरे दिन हाथ जोड़ के थे, मैं बख्श दे, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ चौड़े में और बिना डरे बोल रहा हूँ। और वो आदमी आज भी मेरे आगे सामने आके दिखा दो, जो ठेका दे गए थे वो कहाँ गए, जो ठेका ले गए थे वो कहाँ गए, सारे त्याड़ में फिट करा दिए थे मैंने। राजनीतिक दौर है, क्योंकि आपका जीवन अब सार्वजनिक हो चुका है, कोई भी सवाल आपसे सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। अब पूरे तरह से आप पूरे इंडस्ट्रीज हैं, बिजनेसमैन हैं, इतना बड़ा तामझाम है, अब जरूरत क्या है आपको राजनीति में आने की? देखिए, मैं जहाँ तक सवाल है, मैंने कोई भी पत्रकार अगर बैठा है मेरे साथ इंटरव्यू करने, मैंने एक ही बात कही है, दिल खोल के अपनी भड़ास निकाल लेना, जो पूछना चाहे वो पूछ लेना, मैं हर चीज का जवाब दूंगा। और मेरा जवाब बनावटी नहीं होगा, नकली नहीं होगा, और मैं बात करता हूँ रियलिस्टिक पे। और मैं ना कोई पेन लेके बैठा, ना कागज लेके बैठा, ना कभी मैंने किसी पत्रकार से पूछा मैं क्या पूछना चाहता, मुझे पहले बता दे, जिसकी मैं तैयारी करूँ। तो लेकिन मैं नहीं करता ये काम। मैं ये बात करता हूँ, इंटरव्यू वो होता है जो समाज में जाए, उसमें रियलिस्टिक बातें होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। और वास्तविकता ये है, अगर हम राजनीति नहीं करेंगे, भाई मेरा काम, मेरी उम्र अपने काम कारोबार में लग चुकी है, अब मैं रिटायरमेंट लाइफ की तरफ आ रहा हूँ। अब मैं समाज का काम तो मैं 20 साल की उम्र से कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सक्रिय होके, और सरकार में कोई मतलब हिस्सेदारी होती है हमारे हल्के की, मैं चाहता हूँ ये जुलाना एक ऐसा क्षेत्र बने जो ये विपक्ष की राजनीति करते करते इतना पिछड़ गया, ना तो यहाँ कोई एम्प्लॉयमेंट आई, ना यहाँ उद्योग लगे, ना यहाँ व्यापार आया। और यहाँ का जितना व्यापारी था वो सारा दिल्ली जा चुका है। और यहाँ की जो मंडी में आड़तियों की संख्या है वो भी गांव के लोगों की अभी 60-70-80% हो गई है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ इस क्षेत्र के अंदर युवा के लिए काम करूँ, जो कि यहाँ का आदमी 10-12 हजार रुपए में गुड़गांव और फरीदाबाद जाके काम करता है, तो उस युवा को यह काम हो। यहाँ पर अगर कोई रोकने वाला होता, चौधरी बरनलाल के टाइम पर यहाँ इंडस्ट्री एरिया था, जो के बावल में शिफ्ट हो गया। नहीं, वो साहब गया बावल का और जुलाना का, 2 देवीलाल सरकार में, जो केंद्र में सरकार आई थी देवीलाल के समर्थन में, चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री रहे थे, एक जुलाना के लिए, एक बावल के लिए। 2 ग्रोथ ऑफ सेंटर बोलते थे उनको, वो मंजूर किए थे।
तत्कालीन बदहाल सरकार में साहा अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ चला गया हूँ। लेकिन यहाँ से खत्म कर हाँ, दिया। यहाँ से खत्म कर चाहे सा गया बाव गया, नुकसान जुलाना, बाव भी बना साथ भी बना, लेकिन जुलाना था। और उस टाइम पर गवर्नमेंट की एक प्रक्रिया होती थी, जो बैकवर्ड एरिया होते थे उनके अंदर सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट, और बैकवर्ड इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किए जाते थे, तो वहां के व्यापारी उद्योग लगाते थे। लेकिन उस टाइम पर ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि वो यहाँ से ट्रांसफर हो गया, नहीं तो आज यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी ना होते और यहाँ का युवा जो है ना बहुत बिल्कुल। जुलाना का ग्रोथ सब सेंटर जो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री बताते हैं चौधरी देवीलाल ने मंजूर किया था, वो साहा में चला गया। उसको चौधरी भजनलाल पे आरोप है कि वो लेके गए थे। आज पूरा का पूरा भजनलाल परिवार भी बीजेपी में है, आप भी बीजेपी की टिकट मांग रहे हो, तो तालमेल में गड़बड़ हो जाएगी। तालमेल में गड़बड़ की बात बता। आज चौधरी देवीलाल का परिवार भी बीजेपी में है। अगर तालमेल ऐसे गड़बड़ाते हैं, आज कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें चौधरी देवीलाल का परिवार नहीं है? कांग्रेस में चौधरी रणजीत सिंह रहे, बीजेपी में आज चौधरी रणजीत सिंह हैं। भाई दुष्यंत ने 5 साल तक यहाँ पर समर्थन देकर बीजेपी के साथ सरकार चलाई, चौधरी देवीलाल ने बीजेपी के साथ रह के सरकार चलाई। तो अभी सभी सारे ये इकट्ठे ये नहीं, देखिए पार्टियां जो है ना वो प्रशासन करने के लिए, राज चलाने के लिए चुनाव लड़ती हैं। यहाँ कोई दुश्मनियां थोड़ी है किसी से। जो अच्छा प्रशासन चलाए, जो समाज के हित में काम करे। हिंदुस्तान के अंदर एक ट्रेंड फिक्स हो गया, अच्छा काम है ना और आप अपोजिशन में हो तो उसको अपोज करो। मैं कहता हूं अच्छा काम है ना तो आप बेशक अपोजिशन में उसको सपोर्ट करो, क्योंकि आप जनता के लिए आए हो, आप अपोजिशन करने के लिए थोड़े आए हो। अपोजिशन तो उसकी करो ना जहां जिसका शासक है, जिसका शासन है, शासक उसका दुरुपयोग कर रहा है तो उसको अपोज करो। लेकिन ये नहीं कि जनता हित के कानूनों को भी आप अपोज करो। ये एडवांस कंट्रीज के अंदर ये चीज नहीं है। वहां पर अच्छी चीज का कभी अपोजिशन नहीं होता, अच्छे कानून का अपोजिशन नहीं होता। यहाँ के लोगों का एक ही ध्येय है, अगर मैं अपोजिशन में बैठा हूं तो मैं अपोजिशन करूंगा। वो अपना चाहे यहाँ पर कोई भी कानून आता है उसका नुकसान क्षेत्र की जनता वो तो होता ही होता है। जब आप लोगों को भ्रमित करके खड़े कर देते हो, जिस तरीके से किसानों का दुरुपयोग इस पार्टी ने, अपोजिशन ने उनको भड़का के खड़ा किया। आप मुझे बताओ, अगर ये इतने अच्छे थे तो 10 साल यहाँ हुड्डा साहब राज कर गए, ये एमएसपी उस टाइम क्यों नहीं दी है? ये जो सुविधाएं जो आप देने की बात कर रहे हैं, ये उस टाइम क्यों नहीं दी? अरे यहाँ जाते वक्त आग लगा के जाते हैं पॉलिटिशियन, ताकि दूसरे आने वाला आग को बुझाता रहे और काम ना कर पाए। ये सरकार समाज के लिए बनती है, समाज के लिए काम करो, समाज के हित में काम करो। समाज के खिलाफ काम करने का क्या मतलब है? सरकार में कोई भी बने, कोई भी आए, पब्लिक ने क्या लेना देना, समाज ने क्या लेना देना? समाज को तो सुविधाएं चाहिए, समाज को अपने पैसे का सदुपयोग चाहिए। समाज जो टैक्स के रूप में पैसा देता है उसका सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। ये है समाज की डिमांड, ना कि उसको क्या लेना देना किस पार्टी का राज है, किस पार्टी का। जी आप बताओ, देश में एक पार्टियां, हर जगह एक पार्टी तो नहीं है, ठीक है। हर स्टेट वाइज अलग अलग पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टियां भी हैं। पहले पूरे देश में कांग्रेस का राज होता था, एक टाइम ऐसा हो गया था पूरे देश में बीजेपी का भी राज हो गया था, अब फिर रीजनल पार्टियों के भी राज हैं। राज से क्या मतलब है? समाज को जो संभाले वो राज करे। पार्टी कोई भी हो, काम समाज के लिए करे। डॉक्टर साहब, जो ग्रोथ सब सेंटर का मामला था, उस समय का नाम ग्रोथ सब सेंटर था, आज इंडस्ट्रियल जोन बोलते हैं, तो जुलाना में कैसे आए? देखिए, जो आज इंडस्ट्रियल जोन जो बोले जाते हैं ना, उनके अंदर जो ऐसे रिमोट एरिया में खुलते हैं, उसके अंदर पहले सेल टैक्स कम होता था, अब जीएसटी कम होगी उसके अंदर। उसके अंदर इनकम टैक्स में रिबेट होती थी, ताकि उस इलाके के अंदर लोग जाके उद्योग लगाएं। नई जगह जाते हैं तो सब्सिडीज दी जाती हैं, ताकि इंडस्ट्रियल वहां जाके उनका एक चारम बने, वो पैसा लगाएं और उस इलाके के अंदर लोगों को रोजगार मिले। आप एक बात को भूल जाओ, मैं चौड़े में हर चैनल पर बोलता हूँ, रोजगार जो हमारे युवा या हमारे देश के लोग सरकारी रोजगारों के पीछे भाग रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है। किसी भी एडवांस देश में जाके देख लो, रोजगार प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, सरकारी रोजगारों की संख्या तो 5% भी नहीं है। बिल्कुल है। और जहां प्राइवेट सेक्टर आएगा वहां रोजगार आएंगे, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा सैलरी भी है लेने वाला चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 100 गुना सैलरियां ले रहे हैं और उनको उससे ज्यादा सुविधाएं ले रहे हैं। तो इसलिए अब हमें प्राइवेट सेक्टर के लिए लोग अब तैयार हो गए ना, मजबूरी के अंदर जब नौकरियां नहीं रही। आप बताओ, 20-22 हजार में कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करते हो,
20-22 हजार क्या सैलरी होती है, इसमें कंप्यूटर इंजीनियर बीटेक 20-22 हजार की नौकरियां करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जाओ ना 50 हजार की नौकरी पहले दिन मिलती है। लोगों को एक वहम ही नहीं खत्म हो रहा। मैं 12 साल की नौकरी ज्वाइन करके गया था गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, और 24 घंटा नोटिस दिया था। मैंने 3 महीने तनख्वाह जमा कराई थी। मैंने आज तक उसको वापस मुंह करके नहीं देखा मैं किस डिपार्टमेंट में था, गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है और गवर्नमेंट की नौकरी क्या होती है। और आज जो ना 1000 से ज्यादा एम्प्लॉय है मेरे पास जो मेरे पास काम कर रहे हैं। अगर मैं नौकरी कर रहा था वो 1000 आदमी हो, 1000 परिवार जो चल रहे हैं वो कहां से चलते। तो प्राइवेट सेक्टर में जाओ, नौकरी चाहिए तो, और इस बहकावे में बताओ। और मैं कहता हूं नौकरी लेने के लिए आप पढ़ाई करो, योग्य बनो, नेताओं के दरवाजों पर मत जाके खड़ो। नेताओं के पास नौकरियां नहीं है, वो सिर्फ अपना वोट लेने के लिए। ये आपका युवाओं को के प्रति एक अच्छा संदेश है जो हाँ, आप बता रहे हैं। हाँ, बात है इंडस्ट्रियल एरिया की, आपके दिमाग में भी है। तो जुलाना क्षेत्र में कौन सा इलाका, कौन सा गांव ऐसा चिन्हित हो जहां जमीन अवेलेबल हो, सुविधाएं हो, ऐसा है आपके ऐसा माइंड है में? जो हमारा अब रोड निकला है ना अम्बाड़ा से लेकर नारनौल तक का एक्सप्रेस हाईवे, जहां इसका कट उतरता है, इंडस्ट्रियल एरिया वही पनपते हैं जहां पर रोड की सुविधाएं होती है। ये तो मेरे ख्याल में किला जफरगढ़ है, ठीक है जी। और वहीं जाके कनेक्टिविटी बनती है। इसमें क्या है, दिल्ली दिल्ली और ये रोड भी है अपना जींद वाला रोड भी है, 352 है, 152 है, ठीक है जी। उसके बाद हमारा कटड़ा वाला भी आ रहा है बहुत बड़ा। इसमें क्षेत्र कुछ नहीं है। हमें जींद के अंदर कहीं भी, हमें सिंधवी खेड़ा में जो कट है वहां जाके खुले, हमें उसकी भी कोई आपत्ति नहीं है। हमें किला रोड में खड़े, उसकी भी कोई आपत्ति नहीं। वो देखते हैं वायबिलिटी क्या होती है, पानी कहाँ अवेलेबल है, जमीन की कैसी है, और किस जमीन में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकती है, किस जमीन में पैदावार कम है और वहां पर इंडस्ट्री लगाई जाए ताकि उसके अनुकूल माहौल है जुलाना में। हाँ, जो उसके अनुकूल माहौल है जुलाना। तो कितने युवाओं को रोजगार मिल सकता है एक इंडस्ट्रियल जोन आने से? देखिए, मैं आप जुलाना की परिभाषा जुलाना से मत जोड़ो। मैं जुलाना पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। और उसके अंदर कितनी भी लैंड चाहिए, लैंड की कोई कमी नहीं है वहां पे, ठीक है। पानी की कोई कमी नहीं है, नहर का पानी भी वहां तक आता है। और कनेक्टिविटी इतनी बहुत गजब की है। रेलवे स्टेशन भी जुलाना कनेक्टिविटी है, लोडिंग की सुविधा भी है, रेलवे स्टेशन को भी बड़ा किया जा सकता है। तो सारी सुविधाएं वहां पर 2-4 किलोमीटर के दायरे के अंदर है। तो इसलिए ये जो कनेक्टिविटीज होती हैं, इन्हीं से व्यापार पनपता है। और जींद के अंदर जब से ये रोड निकले ना, जब से आप देखो जींद के यदि आप विधायक बनते हैं तो ये प्रायोरिटी रहेगी आपकी? ये मेरी तो पहली प्रायोरिटी यही है। पहला काम में 2 है मेरे। एक तो सब डिवीजन को जो घोषित हुआ उसको पूर्ण रूप से चालू कराना, और एक इंडस्ट्रियल एरिया घोषित कराना। ये 2 प्रायोरिटी मेरी पहली है, क्योंकि इसी से तो वहां व्यापार आएगा, इसी से वहां काम आएगा, और इसी से वहां के लोगों को बाहर जाने से पीछा छूटेगा। एक लड़ साहब, शुरू में चर्चा जब उन्होंने शुरू की थी उस समय जिक्र आया था जुलाना गांव से टिकट का कोई दावेदार नहीं है। मैं कहता हूँ जुलाना गांव से या जुलाना मंडी से मान के चलो, जहां तक मुझे याद है 1952 में चौधरी घासीराम एक बार विधायक बने थे, बाद में वो किसी विवाद में आ गए थे। और उसके बाद 1996 में सत्यनारायण लाठर जुलाना से, जुलाना गांव से बने थे। उसके बाद कोई जुलाना बेस्ड विधायक नहीं बन पाया है। इसका कारण क्या मानते हो आप? देखिए, आप एक गांव की बात कर रहे हो, मेरे को ये चीज जो ना ज्यादा अपील नहीं कर रही है। क्षेत्र होता है विधानसभा, ठीक है। पंचायत के चुनाव में होता है गांव, यहाँ है इलाका। किसी भी इलाके का आदमी बने, जुलाना विधानसभा की बात करें, और नहीं आया या आया ये व्यक्ति पे भी निर्भर करता है, ठीक है। मेरे को 96 की 7 की बात है, धर्मपाल मलिक ने बुला के ये कहा था, प्रदेश अध्यक्ष थे, बदला चीफ मिनिस्टर था, और वो जिंदा है। नहीं, 97 में बदला चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो जो भी छाना होगा टोटल मुझे नहीं सन याद है। उसने मुझे कहा था आप जुलाना में कांग्रेस ज्वाइन कर लो, मैं आपको टिकट भी दूंगा और मंत्री भी बनाऊंगा। ये देखो मंत्री मेरे गेट के बाहर बैठे हैं और मैं मेरे से मिलने के लिए आज मैं और मैं मेरा मिलने का मकसद एक ही था कि जुलाना में चौधरी भजनलाल नाना था और मैं उनको गौशाला में बुलाना चाहता था। और गौशाला में बुलाने के लिए मैं उनके पास गया था, गौशाला में कार्यक्रम रखवा दो, क्योंकि मैं गौशाला में प्रधान था। तो उन्होंने कहा देखो एक 2 जगह जलसे नहीं होते चीफ मिनिस्टर के, मैं आपकी अनाउंसमेंट जींद मंडी में जो है सब गौशाला का वहां से पैसा अनाउंस करा दूंगा
और उन्होंने उस टाइम पे 5 लाख रुपए गौशाला में दिए थे हमारे कहने से। और उस टाइम धर्मपाल मलिक जी मेरे को पार्टी ज्वाइन कराना चाहते थे, तो मैंने स्टेट में ये कहा मेरी उम्र और मेरे घर की जरूरत ये है कि मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकता और मैं अपने बच्चों को बर्बाद करके राजनीति में नहीं जाना चाहता। मैं अपना काम पूरा करके पहले अपने बच्चों को सेटल करके अपने परिवार को सेटल करके, और जो मैं समाज में काम कर रहा हूँ वो समाज का काम मेरा वहां जाने से अधूरा हो जाएगा। मैं समाज को, राजनीति से ज्यादा काम मैं समाज में अभी भी कर रहा हूँ, तो मुझे राजनीति ज्वाइन नहीं करनी, मैंने मना कर दिया था। आज राजनीति में आज भाजपा की टिकट मांग रहे हैं आप, भाजपा में आपका आका कौन है? टिकट तो बिना आका तो मिलती नहीं। नहीं, अब ऐसा मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अब भाजपा ही छोड़ो, मैं राजनीति अगर करने के लिए निकला हूं तो मैं दोनों पार्टी की बात बता देता हूं। जिताऊ कैंडिडेट को टिकट मिलेगी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। आकाओं के कहने से टिकट नहीं मिलेगी इस बार। आकाओं को टिकटें मिलती थी तो उस टाइम पे 80 सीट की 40 सीट हुई थी। आकाओं को टिकट नहीं मिलेगी, मैं चौड़े में बोल रहा हूँ। ओके, जो 46 आदमी इसको विधानसभा में जिस पार्टी का राज बनाएगा ना वो चाहिए। दोनों पार्टियों में 46 आदमी चाहिए। एक एक आदमी की अपनी अहमियत है, और वो आदमी कौन सीट ले सकता है किस पार्टी में, उसी को टिकट मिलेगी। ये जितने बायोडाटा उठाए नेताओं के पीछे घूम रहे हैं, ऐसे टिकटें नहीं मिलने वाली। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कांग्रेस में भी नहीं मिलने वाली, भाजपा की तो बात छोड़ो। उन्होंने भी फाइट को तसल्ली से लड़ना है, बीजेपी ने उससे भी ज्यादा तसल्ली से लड़ना है। और जो चुनाव जीत सकते हैं, जिनका जनाधार समाज में है, उनको टिकटें मिलेगी। मुझे टिकट समाज दिलाएगा, विधानसभा जुलाना हल्के की दिलाएगी। ना मैं इस लायक हूं कि मैं खुद कह दूं मैं टिकट ले लूंगा, और ना कोई पार्टी में टिकट देने वाला है। टिकट है समाज दिलाएगा, समाज जिसके बारे में बोलेगा उसको टिकट मिलेगी। कहते हैं आत्मविश्वास आदमी में जितना हो उतनी ज्यादा कामयाबी मिलती है। टिकट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर भाजपा ने जुलाना की सीट चाहिए, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ, तो मेरे को अगर टिकट देंगे तो मैं सीट लाके भाजपा को दूंगा। भाजपा को अगर जुलाना में जीत चाहिए तो समुद्र लाठर, डॉक्टर समुद्र लाठर को टिकट देनी होगी। ये दावा डॉक्टर समुद्र लाठर ने किया है। देखते रहिए, आगे फिर किसी इसी तरह दावेदार से आपका परिचय कराएंगे। धन्यवाद।